हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोलॉजिकल दुनिया में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 11वीं और 12वीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हमारे संघ का नाम है सिलेंटेटा या निडेरिया। तो चले देखते हैं हम इसके बारे में। तो हमारे संघ का नाम क्या है? हमारे संघ का नाम है सिलेंटेटा, या आप उसे क्या कह सकते हो, या आप उसे कह सकते हो निडेरिया। आज हम इस संघ के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिलेंटेटा संघ की स्थापना है वो किस साइंटिस्ट ने की थी। उस साइंटिस्ट का नाम है ल्यूकार्ट। ल्यूकार्ट ने सबसे पहले है वो सिलेंटेटा संघ की स्थापना की थी। जबकि इसे निडेरिया नाम है वो किसने दिया था? वो हेचेक नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या रखा था? निडेरिया रखा था। निडेरिया नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं दंश कोशिकाएं। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दंश कोशिकाओं को हम कह सकते हैं निडोब्लास्ट कोशिकाएं। निडोब्लास्ट कोशिकाएं भी कह सकते हैं इनको हम, या निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं भी कह सकते हैं। निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं भी इन्हें कहा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, हेचेक ने इन्हें निडेरिया कहा क्योंकि इनके अंदर शिकार को पकड़ने के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम निडोब्लास्ट भी कह सकते हैं या निमेटोब्लास्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इस संघ के सदस्यों के अंदर किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। तो इस संघ के सदस्यों के अंदर है वो अरीय सम्मिति पाई जाती है। किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है? अरीय सम्मिति पाई जाती है। और इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है? वो होता है उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन। जो शारीरिक संगठन होगा वो किस प्रकार का होगा? वो उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन इनके अंदर पाया जाता है। इस संघ के अधिकतर जो सदस्य होते हैं वो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। कैसे जल में पाए जाते हैं? समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन एक सदस्य है जिसका नाम आपको याद में रखना है और उस सदस्य का नाम है हाइड्रा। हाइड्रा एकमात्र सिलेंटेटा का सदस्य है जो कि स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। कैसे जल में पाया जाता है? स्वच्छ जलीय सिलेंट्रेट। अगर आपसे नाम पूछे कि स्वच्छ जल के अंदर पाए जाने वाले सिलेंट्रेटा का नाम बताइए, तो आपको क्या नाम बताना है? हाइड्रा एकमात्र सदस्य है जो कि स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 2 जनन स्तर पाए जाते हैं। कितने जनन स्तर पाए जाते हैं इसके अंदर? 2 जनन स्तर पाए जाते हैं। एक जनन स्तर का नाम क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म हो जाएगा, जो कि बाहर की ओर पाया जाता है। और दूसरे जनन स्तर का नाम क्या हो जाएगा? आपके एंडोडर्म, जो कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने इनके बारे में विस्तृत अध्ययन भी किया था। जो एक्टोडर्म होता है उसे आप एपिडर्मिस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एपिडर्मिस भी कह सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार का जिलेटिन नुमा पदार्थ पाया जाता है। जिलेटिन नुमा जो पदार्थ पाया जाता है इन दोनों के बीच में, उसे हम कहते हैं मीजोगिलिया। क्या कहा जाता है उसे? हमें मीजोगिलिया कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इनके अंदर यानी कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोगिलिया पाया जाता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैसी कोशिकाएं पाई जाती है? अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। और जो ये अंतराली कोशिकाएं होती है ये टिटोपोटेंस होती है, यानी कि पूर्ण सख्त होती है। पूर्ण सख्त का मतलब होता है कि यानी कि एक कोशिका के अंदर संपूर्ण जीव को निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो सिलेंटेटा के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि इसके जो सिलेंटेटा के जितने भी सदस्य होते हैं, सिलेंटेटा के सदस्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा निडोलॉजी। निडेरिया कह रहे हैं ना इन्हें हम, इसलिए सिलेंटेटा के सदस्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? निडोलॉजी कहलाता है। तो ये लक्षण भी आपको ध्यान में रखना है। सिलेंटेटा के जितने भी सदस्य होते हैं वो 2 रूपों के अंदर पाए जाते हैं। कितने रूपों के अंदर पाए जाते हैं? 2 रूपों के अंदर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिलेंटेटा के अंदर क्या पाई जाती है? डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी कि द्विरूपता पाई जाती है। एक तो इसका रूप होता है जिसका नाम होता है पोलिप। क्या नाम होता है? पोलिप। और एक इसका रूप होता है जिसका नाम होता है मेंडूसा। मेंडूसा और पोलिप 2 प्रकार के रूप है वो सिलेंटेटा के सदस्यों के अंदर पाए जाते हैं। पोलिप क्या होता है? पोलिप
इसमें पहला अक्षर देखो पा, यहाँ पर याद रखो पाइप, यानी पाइप के समान संरचना। तो पाइप की आकृति किस प्रकार की होती है? बेलनाकार। तो आपको ध्यान में रखना है पोलिप की संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी? सबसे पहले बेलनाकार होगी। ठीक है। नंबर 2, ये एक ही स्थान पर पाया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्थानबंध, यानी कि ये केवल एक ही जगह पर पाया जाएगा। इसके अलावा यह इसके अंदर जो इसका मुख होता है और इसके जो स्पर्शक होते हैं, मुख और स्पर्शक होते हैं, वो हमेशा ऊपर की ओर पाए जाएंगे। किस ओर पाए जाएंगे? ऊपर की ओर पाए जाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक महत्वपूर्ण लक्षण जो अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है पोलिफ के बारे में, कि पोलिफ के अंदर कौन सा जनन पाया जाएगा? अलैंगिक जनन। यानी कि पोलिफ अलैंगिक जनन द्वारा मेंडूसा का निर्माण करेगा और मेंडूसा लैंगिक जनन द्वारा किसका निर्माण करेगा? पोलिफ का निर्माण करेगा। तो अब देखते हैं मेंडूसा के बारे में। मेंडूसा, पहला अक्षर ले लो इसका में, यानी मेंढक। और मेंढक किस में निकलती है? बरसात में। और बरसात के दिनों में हमें क्या चाहिए? छतरी। तो इसकी संरचना वो किस प्रकार की होगी? इसकी संरचना होगी वो छतरी नुमा होगी। पोलिप की संरचना बेलनाकार होती है, पाइप बेलनाकार हो गया। मेंडूसा मेंढक, मेंढक कब निकलता है? बरसात में। बरसात में क्या चाहिए? छतरी। तो इसकी संरचना छतरी के समान होती है। यह एक स्थान पर नहीं होती है बल्कि मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। तो मेंडूसा होते हैं वो मुक्त रूप से तैरेंगे, और मुक्त रूप से तैरेंगे। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसका जो मुख होता है वह, इसका जो स्पर्शक होता है वो ऊपर की ओर नहीं होगा बल्कि किस ओर होगा? वो हमेशा नीचे की ओर होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर कौन सा अवस्था पाई जाएगी? इसके अंदर लैंगिक अवस्था पाई जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह लैंगिक जनन के द्वारा किसका निर्माण करेगा? पोलिफ। देखो पोलिफ के अंदर तो कौन सा जनन पाया जा रहा है? अलैंगिक। यानी कि पोलिफ अलैंगिक जनन द्वारा मेंडूसा का निर्माण करेगा, मेंडूसा लैंगिक जनन द्वारा किसका निर्माण करेगा? पोलिफ का निर्माण करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं पोलिफ के बारे में। जो पोलिफ होता है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बेलनाकार संरचना होती है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक तो हो गया आपके हाइड्रा। हाइड्रा एकमात्र सिलेंट्रेट है जो कि कैसा होता है? स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है जिसे हम कहते हैं एडमेसिया। क्या कहते हैं? एडमेसिया। तो दोनों एग्जाम्पल है वो पोलिफ के हो गए। अब देखते हैं मेंडूसा के बारे में। जो मेंडूसा होता है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपके ओरिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरिलिया। ओरिलिया है वो मेंडूसा के रूप में ही पाया जाता है। मेंडूसा की संरचना किस प्रकार की होती है? मेंडूसा की संरचना छतरी के समान होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण और है। इनके लार्वा के बारे में हम देखते हैं। जो ओबिलिया होता है इसके कुछ सदस्य होते हैं, जैसे हम नाम लेते हैं ओबिलिया। ओबिलिया सिलेंट्रेटा का सदस्य है। इसके अलावा ओरिलिया, ये भी किसका सदस्य है? ये भी सिलेंट्रेटा का सदस्य है। जो ओबिलिया होता है उसके लार्वा को तो हम कहते हैं प्लेनुला लार्वा। क्या कहेंगे इसके लार्वा को? हम प्लेनुला लार्वा। जबकि ओरिलिया होता है इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं? इसके लार्वा को हम कहते हैं एफाइरा लार्वा। दोनों ही लार्वा है वो महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकते हैं ओरिलिया के लार्वा को क्या कहते हैं? एफाइरा लार्वा कहते हैं। जबकि ओबिलिया के लार्वा को हम क्या कहते हैं? प्लेनुला लार्वा कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इस संघ के जितने भी सदस्य होते हैं उनके अंदर एक खाद्यदानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खाद्यदानी। और ये जो खाद्यदानी होती है, ये खाद्यदानी है वो सिलेंट्रोन, जो गुहा होती है। क्योंकि सिलेंट्रेटा का नाम है ना वो सिलेंट्रन गुहा पर पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर सिलेंट्रन गुहा पाई जाती है ना, तो सिलेंट्रन गुहा है। सिलेंट्रन गुहा के साथ साथ इसमें क्या पाई जाती है? खाद्यदानी। खाद्यदानी के साथ साथ क्या पाई जाती है? इसके अंदर सिलेंट्रन गुहा, जिसके फलस्वरूप ही इनके अंदर कौन सा पाचन होता है? इनके अंदर अंतःकोशिकीय व बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का क्या होता है? इनके अंदर पाचन होता है। और एक चीज़ आपको, क्योंकि जल के अंदर पाए जाते हैं तो ये कौन से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेंगे? ये अमोनिया को है वो शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इनके अंदर जो पाचन तंत्र होता है, अंतःकोशिकीय बहिकोशिकीय पाचन तंत्र होता है, लेकिन पाचन तंत्र कैसा होता है? अपूर्ण होता है।
कैसा होता है? अपूर्ण। अपूर्ण को हमने देखा था, उसे हम कहते हैं अंधनाल प्रकार का पाचन तंत्र। यानी कि जैसे मान लो कोई एक जीव है ये, तो इसमें क्या होगा, भोजन जिस मार्ग से प्रवेश कर रहा है उसी मार्ग से अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल रही है। यानी कि भोजन का प्रवेश करने का मार्ग और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने का मार्ग एक ही होता है। इसके अंदर गुदा नहीं होती है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। तो इस प्रकार का पाचन तंत्र होता है वो सिलेंट्रेटा के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। इसके कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैसा कंकाल पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कंकाल पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? परवाल है। क्या है इसका एग्जाम्पल? परवाल। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखना है कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल है वो किसके अंदर पाए जा रहे हैं? सिलेंट्रेटा के सदस्यों के अंदर। कैल्शियम सभी सिलेंट्रेटा के सदस्यों में नहीं पाए जा रहे हैं, कुछ ही सिलेंट्रेटा के सदस्यों में है वो पाया जाता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया है, परवाल है। परवाल के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कंकाल पाया जाता है। अगर इसके परवाल के एग्जाम्पल देखो आप, तो आप कह सकते हो पेनेटुला। पेनेटुला को हम क्या कहते हैं? समुद्री पेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? समुद्री पेन। इसके अलावा गोर्गोनिया भी इसका एग्जाम्पल है, गोर्गोनिया। इन एग्जाम्पल के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे जब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी हम इनका वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वर्गीकरण के बारे में सामान्य जानकारी आपको बता देता हूँ। सिलेंट्रेटा का जो वर्गीकरण है, किसका वर्गीकरण? सिलेंट्रेटा का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सिलेंट्रेटा का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है आपके किस आधार पर किया गया है? वो किया गया है पोलिफ व मेंडूसा। ये जो अवस्थाएं होती है इन अवस्थाओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और इसके अंदर 3 वर्ग होते हैं। एक का नाम होता है हाइड्रोजोआ, एक का नाम होता है आपके साइफोजोआ। क्या होता है? हाइड्रोजोआ हो गया, साइफोजोआ हो गया, और नंबर 3 जो वर्ग है उसका नाम क्या है? एंथोजोआ है। क्या है? एंथोजोआ। तो आज आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि सिलेंट्रेटा का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण पोलिफ व मेंडूसा के आधार पर किया जाता है। इसके 3 वर्ग है, हाइड्रोजोआ है, साइफोजोआ है, एंथोजोआ है। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन है हम आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे के बारे में। तो सिलेंट्रेटा जो संघ है उसे हम निडेरिया भी कहते हैं। इस संघ की स्थापना किसने की थी? ल्यूकार्ट ने की थी, जबकि हेचेक ने इन्हें निडेरिया नाम कहा था। क्योंकि निडेरिया क्यों कहा था? क्योंकि इनके अंदर नेडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम दंश कोशिकाएं भी कह सकते हैं। सिलेंट्रेटा का अध्ययन क्या कहलाता है? निडोलॉजी कहलाता है। इनके अंदर दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाओं का मतलब निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? निडेरिया भी कहते हैं। इसके बाद में सिलेंट्रेटा के अधिकांश सदस्य होते हैं वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य होते हैं, मैंने बताया था हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ पर पाया जाता है? स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है, और ये हाइड्रोजोआ वर्ग का सदस्य होता है। ये मांसाहारी हो सकते हैं, स्थानबंध भी हो सकते हैं। जैसे कि पोलिफ के बारे में हमने देखा था वो स्थानबंध होता है, जबकि मुक्त पलावी के रूप में क्या पाया जाता है? मेंडूसा पाया जाता है। अर्य समिति इस सदस्यों के अंदर पाई जाती है। और इनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है? उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इन जंतुओं के अंदर 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम पाया जाता है। एक्टोड्रम को हम कहते हैं एपिडर्मिस, जबकि एंडोड्रम को आप क्या कह सकते हो? गैस्ट्रोड्रम कह सकते हो। और दोनों के बीच में जिलेटिन युक्त क्या पाया जाता है? मिजोगिलिया। इन मिजोगिलिया के अंदर बहुत सारी अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है जो कि टिटोपोटेंस होती है। पूर्ण शक्त का मतलब है एक कोशिका के अंदर संपूर्ण जीव निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। और सिलेंट्रेटा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके कितने रूप पाए जाते हैं? 2 रूप पाए जाते हैं। एक पोलिफ होता है और दूसरा कौन सा होता है? मेंडूसा होता है। पोलिफ हमेशा बेलनाकार होगा, पाइप से ध्यान में रखना है, बेलनाकार। एग्जाम्पल हाइड्रा और एडमेसिया है, एक ही स्थान पर पाए जाएंगे। मुख्य और स्पर्शक ऊपर की ओर होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अलैंगिक अवस्था यानी पोलिफ अलैंगिक जनन द्वारा किसका निर्माण करेगा? मेंडूसा का निर्माण करेगा। और मेंडूसा लैंगिक जनन द्वारा किसका निर्माण करेगा? पोलिफ का निर्माण करेगा। इस क्रिया को हम कहते हैं पीडी एकांतरण। क्या कहते हैं इस क्रिया को? हम पीडी एकांतरण कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर मेंडूसा है वो छतरी के समान संरचना होती है, मुक्त रूप से तैरने वाला होता है। मुख और स्पर्शक हमेशा कैसे होंगे? नीचे की ओर होंगे। और लैंगिक अवस्था के द्वारा किसका निर्माण करेगा? पोलिफ। तो मेंडूसा का एग्जाम्पल तो हो गया ओरिलिया, जबकि पोलिफ का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा और एडमेसिया। इसके बाद में
सिलेंट्रोन की जातियों में एक या दोनों रूप उपस्थित, यानी सिलेंट्रेटा की जातियों में एक या दोनों रूप, दोनों रूप का मतलब है पोलिप भी हो सकती है, मेंडूसा, या दोनों साथ में उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोलिप है वो अलैंगिक जनन द्वारा किसका निर्माण करेगा, मेंडूसा का, और मेंडूसा लैंगिक जनन के द्वारा किसका निर्माण करेगा, पोलिप का निर्माण करेगा। इसी को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और जो ओबेलिया है, ओबेलिया के अंदर ये बहुरूपता देखने को मिलती है, और ओबेलिया के लार्वा को हम क्या कहते हैं, प्लेनुला लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनुला लार्वा कहते हैं। इसके बाद में दंश कोशिकाएं पाई जाती है, या निडोब्लास्ट पाई जाती है, या निमिटोब्लास्ट पाई जाती है, जो कि रक्षा व शिकार के पकड़ने में सहायक होती है। कुछ सदस्यों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको इसके बताए थे, पेनेटुला और गोर्गोनिया, ये दोनों हैं वो किसके एग्जाम्पल है, वो परवाल के एग्जाम्पल या कोरल्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सिलेंट्रेटा के सदस्यों के अंदर एक बड़ी केंद्रीय गुहा पाई जाती है, यानी केंद्र स्थान काफ़ी खाली होता है, गुहा होती है, जिसे सिलेंट्रोन गुहा कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। यह एक ही छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। पाचन अपूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन का मतलब होता है भोजन प्रवेश करना और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने का मार्ग एक ही होता है। मुख द्वारा दोनों कार्य किए जाते हैं। कौन सा, भोजन को ग्रहण करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, दोनों कार्य है वो मुख द्वारा किए जाते हैं। पाचन की क्रिया होती है वह अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन इनके अंदर पाया जाता है, और सिलेंट्रोन गुहा के साथ साथ खाद्य धान्य भी पाचन में सहायता करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सिलेंट्रोन गुहा भोजन के आंशिक पाचन के साथ साथ भोजन के वितरण का कार्य भी करती है, ये महत्वपूर्ण है। सिलेंट्रोन गुहा क्या करती है, भोजन का आंशिक पाचन करती है और साथ में भोजन का वितरण भी करती है। इस दोहरे कार्य के लिए इस सिलेंट्रोन गुहा का दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी कि भोजन का पाचन भी कर रही है गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा, और वेस्कुलर यानी कि ये वितरण भी कार्य कर रही है। तो दोनों कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, सिलेंट्रोन गुहा के द्वारा किया जा रहा है। स्वसन व उत्सर्जन की क्रिया विसरण के द्वारा होती है, जो कि शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होती है। उत्सर्जित पदार्थ का नाम क्या होता है, अमोनिया होता है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, तंत्रिका तंत्र विस्तृत प्रकार का होता है। अध्रुव न्यूरॉन व संवेदी कोशिकाओं का बना होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन है वो सिलेंट्रेटा के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इस संघ के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी कोई शरीर का अंग है वो अलग हो गया तो वहाँ पर उस शरीर के अंग का निर्माण पुनः हो जाता है। और अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है, इसका मतलब इसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाएगी। तो ओबेलिया के लार्वा को तो हमने क्या कहा था, प्लेनुला लार्वा कहा था, और ओरेलिया के लार्वा को हम क्या कहते हैं, एफाइरा लार्वा कहते हैं। और वर्गीकरण है हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।